वेलकम टू वीपी एजुकेटर एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और सीरीज़ ऑफ योर साइंस क्लास 10th दैट इज़ लाइफ प्रोसेस विच इज़ योर चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। ओके बच्चों, सो हमने अभी तक कंप्लीट कर दिया है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देन हमने कंप्लीट किया है तुम्हारा चैप्टर लाइट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। सो बच्चों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and which is very important to classify any organism whether it is a living or not, जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि क्या तुम्हारा ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बच्चों, पहले मैं तुमको नोट से पढ़ाता हूँ एंड देन द सेम नोट्स आई विल डिस्कस फ्रॉम द एनसीईआरटी, ताकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप उसको ईजिली पढ़ पाओ। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बच्चों, लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 में है क्या, तो इसमें बोलता है कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारी एनसीईआरटी में पूछा गया है, भाई तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफाइन करते हो, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड और कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द लाइफ प्रोसेस। तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बेसिस में। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं कि वो ये पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस को कर रहा है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर रिप्रोडक्शन, सो वी कैन से दैट वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, अदरवाइज वो लिविंग नहीं है, दे आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कुछ लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू। अभी लाइफ प्रोसेसेस क्या है, नॉट जस्ट विजिबल मूवमेंट। क्या ये लाइफ प्रोसेसेस तुम्हारी दिखती है? नहीं, याद रखना, ये लाइफ प्रोसेसेस जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा दिखे। नॉट जस्ट विजिबल मूवमेंट, तो यहाँ पर हम वो सारी लाइफ प्रोसेसेस की बात करेंगे जिसको तुम अपने आई से देख सकते हो, और वो सारी लाइफ प्रोसेसेस की भी बात करेंगे जो तुम्हारी नेकेड आई से नहीं दिखते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट for the survival of any organism, and without these invisible movement your organism is not able to survive, right now। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है a sleeping person or animal is still alive। तुमने कभी देखा होगा अगर कोई पर्सन सो रहा होता है या कोई एनिमल सो रहा होता है तो उसकी बॉडी में एज सच हमको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती। माइन्यूट मूवमेंट देख सकते हैं ब्रीथिंग की, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि ब्रीथिंग की भी मूवमेंट इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेट मूवमेंट नहीं होती कि वो दिखती है स्लीपिंग के वक्त। तो क्या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है? अगर वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, नहीं, वो अभी भी क्या है, लिविंग है। इट इज़ स्टिल अलाइव बिकॉज वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है ना। और कंटिन्यूस ब्रीथिंग करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही है। वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, ऑक्सीजन तुम्हारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद CO2 निकल रहा है और वो CO2 को छोड़ रहा है। ऑल्दो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म स्लिप है, वो सो रखा है, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली एक्टिव है टू बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट ऑल द ऑर्गन्स इन द लाइफ प्रोसेस, ताकि उसकी बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली काम कर सके। तो ऑल्दो पर्सन सो चुका है लेकिन उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नाउ प्लांट्स आर अलाइव। प्लांट्स ऑल्दो हमको मूवमेंट करते हुए नहीं दिखते, मगर प्लांट इवन मूवमेंट नहीं कर रहे मगर वो तब भी क्या है, अलाइव हैं। इफ़ दे आर नॉट विजिबली मूविंग, वो विजिबली मूविंग नहीं कर रहे लेकिन स्टिल प्लांट जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर होने वाली वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट चल रही है जो उसके मिनरल्स को, उसके वाटर को रूट से पूरे प्लांट में ले जा रही है, उसके सुक्रोज को उसके लीव से सभी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा रही है। तो इंटरनल मूवमेंट कंटिन्यूसली एक्टिव है प्लांट के अंदर। ऑल्दो प्लांट तुम्हारा मूव करता हुआ नहीं दिख रहा, बट योर प्लांट इज स्टिल वेरी एक्टिव इंटरनली, देयरफॉर वी कैन से दैट प्लांट इज अलाइव। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, मूवमेंट इज नॉट ओनली द साइन ऑफ लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों से डिस्कस करके हमको ये पता चला कि मात्र मूवमेंट का दिखना, चीज़ों का हिलना हमें ये साइन नहीं देता कि वो लिविंग है या उसके पास लाइफ है। कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसमें मूवमेंट ना हो, बाहर से देखने में कोई मूवमेंट नहीं लग रही लेकिन स्टिल दे आर लिविंग। ठीक है, जैसे कि विजिबल मूवमेंट क्या बोलता है, विजिबल मूवमेंट अलोन कैन नॉट डिफाइन लाइफ। तो इसीलिए विजिबल मूवमेंट अलोन लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वेरी लिटल और नो विजिबल मूवमेंट। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत कम और नो विजिबल मूवमेंट, और कोई भी विजिबल मूवमेंट को शो नहीं करते, स्टिल वो क्या है, अलाइव है। जैसे कि ग्रोथ एंड ब्रीथिंग आर साइन ऑफ लाइफ, है ना। हमको पता है अगर कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है, अगर कोई भी चीज़ ब्रीथ कर रही है तो वो उसकी क्या है, वो लाइफ है। किसके साइंस है, वो उसकी लाइफ, उसका जिंदा होने के साइंस है। बट दे आर नॉट सफिशिएंट इन एवरी केसेस, मगर वो हर केसेस में सफिशिएंट नहीं होते टू डिफाइन समवन इज लिविंग और नॉट। तो कैसे डिफाइन करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर है उसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली मॉलिक्यूलर मूवमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली बच्चों मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता क्या है बच्चों, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तुम्हारे मॉलिक्यूल का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट इनसाइड सेल्स। भाई तुमको पता है तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ, तुम सबको पता है कि तुम्हारी बॉडी है किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है।
सेल्स, जब सेम टाइप के सेल्स आपस में कंबाइन करे तो क्या बना, टिश्यूज़ बना, है ना। और जब सेम टाइप के टिश्यूज़ आपस में कंबाइन किया तो तुम्हारा ऑर्गन बना, क्या बना, तुम्हारा ऑर्गन बना। और जब तुम्हारे ऑर्गन जो कि सेम सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि ये लीवर है, लीवर के साथ अगर तुम स्टमक को जोड़ दो, है ना, स्टमक को जोड़ दो, लीवर के साथ तुम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को जोड़ दो, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ दो, तो ये सारे ऑर्गन मिलके एक क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको तुम बोलते हो ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या करता है बच्चों, जब बहुत सारे सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं, बेसिकली लीवर जब तुम्हारे स्टमक, तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम्हारे ईसोफेगस के साथ कनेक्ट हुआ तो उसने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपस में कंबाइन होगा किसके साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, है ना, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, तुम्हारे नर्वस सिस्टम के साथ, तो वो बनाएंगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या बनाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो बच्चों याद रखना, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इधर पर ये बोला गया है, तो ये जो सेल है ना, सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर तुम सेल को जूम करके देखोगे तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है। क्या हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारी बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है। क्या हो रही है, बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू असाइन समवन इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये बोला गया है कि हम ओनली विजिबल मूवमेंट्स के बेसिस में किसी को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं कह सकते। ऑल्दो इन सम केसेस वी सी कि कुछ प्लांट और एनिमल मूव नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं करते, लेकिन स्टिल दे आर लिविंग बिकॉज उनके सेल के अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही है, जो ऑल्दो हमको अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती, मगर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। नाउ बच्चों आगे देखते हैं क्या बोलता है, दीज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, दीज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन विद दी नेकेड आइज, हम उनको जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली कैरी आउट इंटरनल एक्टिविटीज, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इंटरनल एक्टिविटीज करते रहते हैं, ठीक है, एट द मॉलिक्यूलर लेवल, किस लेवल में, मॉलिक्यूल्स के लेवल में वो इंटरनल एक्टिविटीज करते रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारी किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाएगा कि भाई हाउ कैन यू डिफाइन समवन इज लिविंग और नॉट, तो तुम बोलोगे इफ वी सी मूवमेंट, ठीक है, वी कैन से, ठीक है, इफ़ वी सी मूवमेंट वी कैन से इट इज़ अलाइव। इफ़ वी सी योर लाइफ प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइक कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई ब्रीथिंग कर रहा है ना, कोई डाइजेशन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं वो लिविंग है। इसके अलावा अगर किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं दिख रही मगर उसके अंदर तुम्हारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, इंटरनल एक्टिविटीज़ वो कर रहा है और मॉलिक्यूलर लेवल में मूवमेंट हो रही है, तो तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब क्या बोलता है, वायरसेस का एक केस इधर पर एग्जाम्पल करके दे रखा है, बोलता है वायरसेस डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरसेस जनरली क्या करता है, वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता, डू नॉट शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट अंटिल दे एंटर द लिविंग सेल्स, जब तक वो किसी भी लिविंग सेल्स की बॉडी के अंदर ना चले जाए तब तक वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता। मतलब देखो, लेट्स से मैंने तुम्हारा एक वायरस लिया, ठीक है, ये तुम्हारा वायरस था, ठीक है, दिस इज योर वायरस। और बच्चों ये जो वायरस है ना, ये वायरस अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में है, कहाँ पर है, ये वायरस अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में है, ये वायरस तुम्हारे इन्वायरमेंट में, ओके, ये वायरस तुम्हारे इन्वायरमेंट में है, तो ये कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये वायरस कहाँ आ जाएगा, जैसे ही ये वायरस तुम्हारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये क्या करेगा बच्चों, बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद अपनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट करता है, अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। हिंस, इसीलिए बच्चों, हिंस देयर इज अ डिबेट, इसलिए देयर इज अ डिबेट, एक डिबेट है अबाउट वेदर वायरस आर ट्रूली लिविंग और नॉट लिविंग। इसलिए क्या वायरस तुम्हारा ट्रूली लिविंग है या नॉन लिविंग है, इसलिए हम उस वायरस को कैटेगराइज नहीं कर पाते। वो आज भी एक डिबेट का टॉपिक है कि वो लिविंग के अंदर आता है, नॉन लिविंग के अंदर आता है, क्योंकि वो बाहर होता है इन्वायरमेंट में तो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करता, लेकिन जैसे ही किसी की बॉडी को वो हाईजेक कर लेता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करने लग जाता है और फिर लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो अभी भी वो एक डिबेट का टॉपिक है। नाउ अब ये बोलता है वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी, भाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, वाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी। अब ये बोलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ सेल, जो किससे बना हुआ है, जो सेल से बना हुआ है, और सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कॉन्टिन्यूसली डैमेज बॉडी स्ट्रक्चर, और तुम्हारे इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसे हैं, भाई ऑब्वियस है, ये जो तुम्हारे सेल्स हैं और जो तुम्हारी टिश्यूज है ये कॉन्टिन्यूसली डैमेज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली डैमेज होते रहते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूसली डैमेज बॉडी स्ट्रक्चर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से तुम्हारे बॉडी के स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली डैमेज होते रहते हैं, ठीक है।
देयरफॉर इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमको मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देमसेल्फ, इसलिए ऑर्गेनिज्म को खुद को रिपेयर करना पड़ता है, खुद को मेंटेन करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, है ना, टू स्टे अलाइव। दीज मेंटेनेंस रिक्वायर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, और ये मेंटेनेंस के लिए, ये मेंटेनेंस के काम को करवाने के लिए तुम्हारी बॉडी को क्या चाहिए, एक कॉन्टिन्यूस मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए, ताकि वो क्या करे, वो नई सेल्स को फटाफट वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज बनेंगे, न्यू टिश्यूज आपस में कंबाइन होकर तुम्हारे ऑर्गन्स बनेंगे, और सेम ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बन गया ना, उसके सेल्स और उसके टिश्यू बार बार क्या होते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर। मतलब कभी ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है, कभी तुम्हारा ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, या बहुत सारी फैक्टर्स हैं, ठीक है, इंजरी हो गई जिसकी वजह से तुम्हारी सेल्स डैमेज हो गए। तो अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब कंटिन्यूसली एक्टिवली काम करेंगे तो वो न्यू सेल्स को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है टू रिपेयर एंड मेंटेन देमसेल्फ, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिज्म खुद को रिपेयर और मेंटेन कर सके और जिंदा रह सके, ठीक है। नाउ अब इसके बाद आता है भाई लाइफ प्रोसेसेस है क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस आर द मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। क्या है, एक मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को कैसा रखता है, जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है। तो वो सारी मेंटेनेंस एक्टिविटी किसके अंदर आती है, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती है। दीज प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और रेस्टिंग, जब हम सो रहे हैं, जब हम रेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोसेस तभी चलते रहते हैं। अगर ये प्रोसेस तुम्हारे रुक गए बच्चों, तो समझो तुम भी रुक जाओगे। क्लियर है कि नहीं? नाउ इसके बाद है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, पूछा जा सकता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन है बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक मेंटेनेंस फंक्शन दैट कीप्स एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। सो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज एक्टिविटी, ठीक है, विच कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो ऑर्गेनिज्म को क्या रखते हैं बच्चों, अलाइव रखते हैं। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाई आर लाइफ प्रोसेसेस नेसेसरी, लाइफ प्रोसेसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, टू रिपेयर डैमेज, ठीक है, रिपेयर करना, किसको रिपेयर करना, हमारे डैमेज, एंड प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करना, ठीक है, हमारी रिपेयर वाले पार्ट्स को, हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करना, और हमारी बॉडी के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करना। टू मेंटेन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखना। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज, सभी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए क्या प्रोवाइड करवाना, एनर्जी प्रोवाइड करवाना। टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वाई लाइफ प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, रिपेयर पार्ट को डैमेज करना, डैमेज पार्ट को रिपेयर करना, बॉडी में जो ब्रेकडाउन हो गया है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, एनर्जी को प्रोवाइड करना, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। बच्चों दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्ट तुम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकते हो और इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। नाउ अब इसके बाद क्या है ना बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिसका मैं एक समरी यहाँ पर दे रहा हूँ, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट जो भी इसका मैं तुम्हारा लेकर आऊँगा, है ना, क्लास लेकर आऊँगा, उसमें इन सारी एक्टिविटीज़ को इन डिटेल कवर करवाऊंगा। ओके, नाउ पहला क्या बोलता है, सबसे पहला है तुम्हारा न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए पहला तो, ठीक है। दूसरा क्या है, अपने को ग्रोथ और रिपेयर करवाने के लिए भाई रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। तुम सोचो तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ डैमेज हो रखा है, लेकिन वो डैमेज के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ से आएगा, बाहर से तो आएगा, और वो बाहर से मटेरियल तुम फूड के थ्रू इनटेक करोगे। जब फूड में तुम प्रोटीन लोगे तो तभी तुम्हारी मसल्स जो हैं, जो मसल्स तुम जिम जाने की वजह से तुमने मसल्स को जो डैमेज कर दिया, वो ग्रोथ एंड रिपेयर तभी होगी। फिर क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, ये बेसिकली प्रोसेस है फूड को ऑब्टेन करने का और उस फूड को यूज़ करना टू बेसिकली कीप आवर बॉडी हेल्थी, है ना। तो फूड को लेना और फिर फूड को यूज़ करना, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे 1 by 1। नाउ डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आ जाती है भाई, ये एक वो प्रोसेस है, ठीक है, ये वो प्रोसेस में हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी में एनर्जी पैदा कर सकें, ग्रोथ कर सकें और रिपेयर कर सकें। फिर इसके बाद हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में क्या है, फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, फूड से हमको मिली थी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमको क्या देता है, हमको एनर्जी देता है। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हम रेस्पिरेशन में एनर्जी को निकालते हैं खाने में से, ठीक है। फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, फूड टूटा जाता है, फूड को तोड़ा जाता है ताकि एनर्जी मिल सके। मोस्ट ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर दिस पर्पस, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं एनर्जी को निकालने के लिए। कैसे यूज करते हैं इसको इन डिटेल हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन को लेना और उस ऑक्सीजन से एनर्जी को रिलीज करना, वो तुम्हारा रेस्पिरेशन है। डेफिनेशन आ सकती है, डेफिनेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन तुम्हारा वो प्रोसेस है जिसमें तुम अपने फूड को ब्रेक डाउन करते हो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ताकि तुम एनर्जी को रिलीज कर सको, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भैया, तुमने क्या करा, तुमने खाना खा लिया है, खाने से सभी टाइप के प्रोटीन्स को ले लिया, खाने से तुमने ग्लूकोज को लिया, रेस्पिरेशन से तुमने ग्लूकोज में से एनर्जी को निकाल लिया है। अब उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में तुमने देखा होगा, इसमें हम पढ़ेंगे भाई ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ब्लड के थ्रू, और तुम्हारे बेसिकली प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम में किस तरीके से वाटर एंड मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर इसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, सब कुछ यूटिलाइजेशन हो जाएगा,
जाएगा फूड का, फिर उसके बाद गंदगी बच जाती है जिसको बोलते हैं तुम वेस्ट मटेरियल। फिर वेस्ट मटेरियल कैसे निकलता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो हम एक्सक्रीशन में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे भाई किस तरीके से नाइट्रोजीनियस वेस्ट तुम्हारी किडनी से फिल्टर आउट होकर, ठीक है, तुम्हारे टिब्यूल्स के थ्रू बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड अदर केमिकल रिएक्शंस की वजह से, रेस्पिरेशन और बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसकी वजह से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ना। दीज वेस्ट कैन बी हार्मफुल, ये वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, इफ दे रिमेन इन द बॉडी, अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा। द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, तो वेस्ट के रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये है, ठीक है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तुम्हारा सिंगल सेल्ड होते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं फूड, गैस एंड वेस्ट बाई डिफ्यूजन, अपने नॉर्मल बॉडी के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ये सारे प्रोसेस को वो कर लेते हैं। ठीक है, फूड को लेना है बॉडी से ले लेंगे, गैस को लेना है बॉडी से ले लेंगे, वेस्ट को रिमूव करना है बॉडी से सीधे बाहर को फेंक देंगे। तो दे हैव वेरी सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, इनको कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट सिंगल सेल है और सिंगल सेल में सारा काम तुरंत हो जाता है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में भाई बहुत सारी समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत दूर दूर सेल्स हैं, और सब जगह खाने को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना और वेस्ट को निकालना ईजी तरीका नहीं है। मात्र डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि सभी जो सेल्स हैं वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन नहीं कर सकते। अब इनको एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेट है। वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, ब्लड को पहुंचाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। तो बोलता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड सेल्स आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली एनवायरमेंट में एक्सपोज्ड नहीं होते। दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, उनको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है अपने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में हम गो थ्रू करने जा रहे हैं। एक बार जो भी मैंने कुछ पढ़ाया मैं उसको एनसीईआरटी के थ्रू रीड करवाने जा रहा हूँ। फटाफट से एनसीईआरटी का भी पोर्शन देख लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी क्या बोलती है तुरंत, ये बोलता है हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इधर पर देखो, इधर पर है, ये बोलता है कि हाउ डू यू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। भाई तुम कैसे डिफरेंस को बताते हो कोई जिंदा है कि नहीं है। इफ यू सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीविंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर द लिविंग बींग्स। तो भाई अगर कोई मूव कर रहा है, तुम डॉग रनिंग कर रहा है, तुम्हारी काउ चूविंग कर रही है, तुम्हारा मैन चीख चीख के लाउडली स्ट्रीट में भाग रहा है, तो तुम बोल सकते हो वो लिविंग है। लेकिन व्हाट क्या हो, व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, अगर ये सारे सोए हों, ठीक है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, तो क्या अभी भी तुम उसको लिविंग बोलोगे? नाउ वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, तो हम बोलेंगे हाँ जी वो तो जिंदा है। क्यों जिंदा है? हम बोलेंगे कि भाई वो जिंदा इसलिए है क्योंकि वो सो रहे हैं, लेकिन उसकी ब्रीथिंग तो चल रही है। ठीक है, बट हाउ डिड वी नो दैट, मगर हमको कैसे पता चलेगा जब वो सोए हैं कि वो लिविंग है कि नहीं, क्योंकि वो मूवमेंट तो नहीं कर रहे। तो हम क्या देखेंगे? वी सी देम ब्रीथिंग, तो हम देखेंगे क्या वो ब्रीथ कर रहे हैं सोते सोते, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो ब्रीथिंग के जरिए हम कह सकते हैं भाई वो ब्रीथिंग कर रहे हैं तो वो जिंदा है। व्हाट अबाउट द प्लांट्स, अब प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे? वो तो भाई ना ही मूवमेंट कर रहे हैं, ना ही सांस लेते हुए दिख रहे हैं, तो कैसे कहोगे वो लिविंग है कि नहीं है? क्या उसको बोल दें हम वो नॉन लिविंग है? नहीं। तो आगे क्या बोलता है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, तो कैसे पता चले वो जिंदा है? वी सी देम ग्रीन, तो हम देखते हैं वो हरे भरे हैं। सम ऑफ अस विल से, ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या जिनका कलर ग्रीन से अलग हो, है ना, क्या फिर हम उसको बोल दें वो नॉन लिविंग है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, तो वो क्या करते हैं? वो समय के साथ ग्रो होते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं। ठीक है, सम विल से, और कुछ कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी tend to think of some sort of movement either growth related or not as common evidences for being alive। तो ये जो growth related movement है, हम इनको कह सकते हैं कि वो एक तरीके से evidence हो सकता है तुम्हारा किसी भी चीज़ का alive और not alive होने का। ठीक है, बट अब आगे क्या बोलता है? बट अ प्लांट्स दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। तो अगर मान लेते कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ ही नहीं रही, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसमें कोई भी विजिबल ग्रोइंग मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन वो स्टिल अलाइव है। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्रीथिंग तो करते हैं लेकिन ब्रीथिंग करते वक्त कोई भी विजिबल मूवमेंट शो नहीं करते, लेकिन वो तब भी अलाइव है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। तो भाई किसी को अलाइव घोषित कर देना मात्र उसकी मूवमेंट को देख के वो एक इनफ क्राइटेरिया नहीं है, ये बोला गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है ना। अब आगे बोला गया मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, कुछ मूवमेंट्स बहुत छोटे स्केल में होती है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आइज, वो तुम्हारी नेकेड आई से इनविजिबल होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको तुम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो भाई बहुत छोटे स्केल में हो रही है। इज दिस इनविजिबल, क्या ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी है लाइफ के लिए? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जो इनविजिबल मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो तुम बोलोगे इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। तो अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलेगा भाई बहुत जरूरी है। क्यों? इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। इनफैक्ट जो वायरसेस होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि जो वायरसेस होते हैं वो अपने अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते, अंटिल कब तक शो नहीं करते? जब तक वो किसी को इन्फेक्ट ना कर दे। इन्फेक्ट करने के बाद वो अपनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं, एंड दैट इज पार्शियली वाई दे आर कॉन्ट्रोवर्सी। इसलिए वो मैंने बताया था डिबेट का टॉपिक है अभी भी कि वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। ठीक है, तो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि अलाइव है कि नहीं है, लेकिन
वायरसेस के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो कर रहे हैं अपने अंदर, उनको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं दे आर लिविंग। नाउ अब क्या बोला गया आगे देखो, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट को हम लिविंग का क्राइटेरिया दे रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। दे कैन हैव टिश्यूज, उनके पास टिश्यूज हैं, टिश्यूज सेल से बने हुए हैं, सेल्स के पास भी बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल के कंपोनेंट्स, लाइक योर गोल्गी एपरेटस, योर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के इफेक्ट की वजह से दीज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग। तो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेचर है ये तुम्हारा ब्रेक होता रहता है, ठीक है, समय के साथ। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर ये ऑर्डर तुम्हारा टूट गया, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिन तक सर्वाइव या जिंदा नहीं रह सकता। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन स्ट्रक्चर को मेंटेन और रिपेयर करना पड़ता है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, इसलिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हर समय चलती रहनी चाहिए। जब तुम खाना खाते हो बच्चों तो तुम प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ये अमीनो एसिड तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन तुम्हारे हेयर्स के प्रोटीन बनाता है, नेल्स के प्रोटीन बनाता है, तुम्हारे सेल्स के प्रोटीन बनाता है, जो कि तुम्हारे सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। तुम सोचो अगर ये तुम्हारे प्रोटीन अमीनो एसिड्स की मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होती तो क्या तुम्हारे सेल्स का शेप क्रिएट हो पाता, नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यू आर नॉट अलाइव, तो तुम जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया to classify someone as a living or a not, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये मेंटेनेंस प्रोसेस कौन कौन सी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं इन आर चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तुम्हारे सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो होप सो बच्चों इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, इसको भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ डिस्कशन, तो हम नेक्स्ट टाइम से वन बाय वन एक एक टॉपिक को फिर स्टार्ट करके खत्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं है। नाउ एंड बच्चों अगर तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर, बिकॉज तुम्हारा लाइक, तुम्हारा सब्सक्राइब हमारे लिए एक वे ऑफ मोटिवेशन है जो हमको कंटिन्यूसली काम करने में हेल्प करता है। सो बच्चों जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो आवर चैनल वीपी एजुकेटर, है ना। नाउ अब ये बोलता है अगले वाले पार्ट में व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस है क्या, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो ये जो मेंटेनेंस का फंक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते रहना चाहिए, इवन दो वो कुछ नहीं कर रहे तब भी। व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, जब हम मात्र बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, ठीक है, इवन वी आर सिटिंग इन द क्लास और इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, हम भाई सोए हुए हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तो ये मेंटेनेंस जॉब को हमें क्या रखना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दीज मेंटेनेंस जॉब, तो वो सारे प्रोसेसेस जो इस मेंटेनेंस जॉब को, ठीक है, जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है और बना के रखता है, उन सारे जॉब्स को, उन सारे प्रोसेसेस को ही हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है कि वो सारे प्रोसेसेस जो साथ मिलके हमारे मेंटेनेंस जॉब को करते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ अब आगे देखते हैं क्या बोला गया। आगे बोलता है सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड, क्योंकि ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्यों चाहिए भाई, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाई दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर रिक्वायर्ड। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि डैमेज को और ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए चाहिए, इसीलिए एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब भाई मेंटेनेंस एक्टिविटीज करवाने के लिए एनर्जी भी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ से आएगी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर से आएगी। कैसे आएगी, ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भाई एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए जो सबसे पहले इस एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफर करे, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से अंदर लाए, विच वी कॉल फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाना बोलते हैं, ठीक है। टू दी इनसाइड, कहाँ लेकर आएंगे, अंदर लेकर आएंगे, इनसाइड। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग दिस फूड टू जनरेट एनर्जी, टू मेंटेन आर बॉडी प्रोसेसेस, टू मेंटेन आर बॉडी रिपेयर वर्क, है ना। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन कहलाती है। नाउ इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ग्रो, additionally raw material will also be needed from outside, since life on the earth depends on the carbon based molecule, क्योंकि जो हमारी जो लाइफ है अर्थ में वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल भैया, जो तुम ग्लूकोज ले रहे हो, ग्लूकोज का फॉर्मुला क्या होता है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मुला होता है तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, समझ में नहीं आता। देखो क्यों कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि तुमको जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी तुम्हारा ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज भी तुम्हारा क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, C6H12O6। इसके अलावा अगर तुम देखोगे प्रोटीन, तो प्रोटीन भी तुम्हारा किससे बना हुआ है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अगर तुम देखोगे कार्बन, ठीक है, ये तुम्हारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर तुम फैट देखोगे तो फैट भी तुम्हारा क्या है, एक तरीके से कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही है ना। तो फैट भी तुम्हारा क्या है, एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही है। तो सारी चीज़ें जो है एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बनी हुई है। तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारा फैट, इसके अलावा और क्या हो सकता है, और जितनी भी एक्टिविटी, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। इसलिए कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है।
नाउ अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्योंकि सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, इसलिए मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, क्योंकि कार्बन सोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बड़ी बड़े होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, इसलिए अलग अलग मेथड यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन कार्बन के सोर्सेज को लेने का, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, तुम्हारी जो फंगस है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, तुम्हारा जो और ऑर्गेनिज्म है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है ना, और तुम्हारे कुछ प्लांट्स और एनिमल है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस वो कैसा कार्बन का सोर्स लेना चाहते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स सोर्स लेना चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग वो अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं। क्लियर है कि नहीं है ना। नाउ अब आगे क्या बोलता है बच्चों, आगे देखें, ये बोलता है कि द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड, तो हमने देख लिया भाई आउटसाइड से जो आने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी वो वेरी कर सकती है, कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रेकन डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी, इसलिए ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, तुम्हारा ग्लूकोज, तुम्हारा स्टार्च, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, इसको पहले बॉडी के अंदर आने के लिए तोड़ना पड़ता है ना, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स, और फिर उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और जो कि फिर जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए यूज हो सके। तो मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि तुमको पता है खाना तुम्हारी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में आ सकता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ सकता है, फिर हमको उसको तोड़ना पड़ता है ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ता है एटीपी में, और फिर ये जब एटीपी तुम्हारे यूनिफॉर्म सोर्स में कन्वर्ट हो गया, एटीपी इज अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर हम इस यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी के लाइफ प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। तो द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर maintaining living structure as well as to the kind of molecule the body needs to grow. For this a series of chemical reactions in the bodies are necessary, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस चलती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब ये बोलता है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे कॉमन तरीका होता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन वाली रिएक्शंस, ठीक है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, और इसके लिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तुम्हारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जब तुम्हारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है तो मिलता है तुम्हें एटीपी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, और यही प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फ्रॉम द सेल्युलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है बच्चों, है ना। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने वहाँ पर नोट्स में कवर करवा दिया है। यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम द नोट्स विच इज फार मोर ईजी देन द एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट ही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या बोलता है, ये बोलता है इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, in case of single celled organism no specific organs for taking in food and exchange of gases or removal of waste may be needed, ठीक है। तो बोलता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में, वही था मल्टी सेल्यूलर और सिंगल यूनिसेल्यूलर का मैंने तुमको डिफरेंस बताया था, वही इधर पर बात की गई है। ये बोलता है भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती फूड को लेने के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, क्योंकि भाई उसका पूरा सर्फेस ही एनवायरमेंट की कॉन्टैक्ट में है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ता चला जाए एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी डिजाइन तुम्हारा और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, मल्टी सेल्यूलर हो जाए। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, सारे सेल तुम्हारी सराउंडिंग की कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकते, ठीक है। दस इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन तुम्हारी रिक्वायरमेंट को, तुम्हारे बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट अब नहीं है। अब उनको क्या चाहिए, अब उनको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए, ठीक है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेल्युलर organism various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. Specialized tissues होते हैं, वो specialized tissue मिलकर organization बनाते हैं, systems बनाते हैं, और फिर जाके उनकी multicellular organism के अंदर वो सारे processes हो पाते हैं। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. इसीलिए अब भाई फूड को लेने का काम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का होगा, ऑक्सीजन को लेने का काम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का होगा। फूड कौन लेगा, फूड लेगा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑक्सीजन कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनानी पड़ गई। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, मगर इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी आई, सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी नीड देम। दिस सिचुएशन, अब वही ऑब्वियस है, तुम खाना तो एक ही जगह ले पा रहे हो, लेकिन तुमको चाहिए तुम्हारी पूरी बॉडी को खाना चाहिए, तुम्हारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर आई। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें और क्या चाहिए, हमें इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, इसको सही करने के लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो तुम्हारा लंग्स में ट्रांसफर हो रहा है ना, लंग्स से तुम्हारे सेल्स तक कैसे जाए, सेल्स तक जाने के लिए तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। तुम्हारा जो फूड है वो तो तुम माउथ से ले रहे हो, तुम्हारे कहाँ पर जा रहा है, तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा रहा है, उसके आगे क्या, उसके आगे ले जाएगा तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। व्हेन
अब आगे क्या बोलता है बच्चों, व्हेन केमिकल रिएक्शन, अब क्या बोलता है, जब केमिकल रिएक्शन क्या यूज करती है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट। अब ऑब्वियस है कार्बन सोर्सेज की हेल्प से और ऑक्सीजन की हेल्प से जब हम एनर्जी को जनरेट करते हैं तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, तो बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेंगे डेट आर नॉट ओनली यूजलेस, जो यूजलेस तो होते ही हैं साथ में फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन भी हार्मफुल, मगर हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होते गए। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड, इसलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। एंड इसके लिए अब हमको एक और सिस्टम चाहिए, ठीक है, एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का रोल आ जाएगा जो हमारे बॉडी के अंदर बने हुए बाई प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी, ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड डिजाइन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। अब भाई एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू चाहिए पड़ जाएगा एक्सक्रीशन के लिए भी, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल टू दीज एक्सक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। अब क्या करेगा ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, इन इस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी टिश्यू तक ले जाएगा जो कि फिर उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। तो समझ में आया क्यों मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा सेल्युलर पार्ट होंगे डायरेक्ट एनवायरमेंट की कॉन्टैक्ट में तो होंगे नहीं, तो सबको खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब खाना और ऑक्सीजन तो एक जगह से लिया जा सकता है, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचाने के ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बाद अगर जब हमने एनर्जी बनाई तो बाई प्रोडक्ट में बहुत सारे वेस्ट बने, उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए। तो समझो इसीलिए वी नीड डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, एंड इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को इन डिटेल हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और ये जो तुम्हारे क्वेश्चन इंडेक्स के क्वेश्चन को आई विल अपलोड द शॉर्ट, ठीक है, तो शॉर्ट्स में सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट मैं कवर करवा ही देता हूँ, तो शॉर्ट्स को देखते रहना, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो बच्चों इफ यू लाइक दिस टॉपिक सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर, एंड वन बाय वन इस पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करवाऊंगा, एंड बने रहना हमारे साथ, एंड थैंक यू।